Hello students, I am before you with the session of function and relation. गाइज हमको ये लगता है कि हमें कोई ऐसा एक रिवाइज करवा दे, एग्ज़ाम पास आ रही है कि पूरा अच्छे से हमारा रिलेशन और फंक्शन कवर हो जाए और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाए. सो फॉर दैट आई एम बिफोर यू विद दिस सेशन. तो इस सेशन में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने के बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा कुछ क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शन के अंदर वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इन टू फंक्शन क्या होता है. थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ. सबसे पहले इन केस में आपको एक बोलता हूँ कि एफ एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर. तो इसका मीनिंग होता है डोमेन और इसका मीनिंग हमारा होता है को डोमेन. बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताता जाता हूँ, बात समझ आती चली जाएगी. सपोज करो मैं वन लेता हूँ और एक फंक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो वन की इमेज हो जाएगी वन का स्क्वायर वन, टू की इमेज हो जाएगी टू का स्क्वायर फोर, थ्री की इमेज हो जाएगी थ्री का स्क्वायर नाइन. तो हम बात कर रहे थे वन वन फंक्शन की. तो क्या ये फंक्शन वन वन है? डेफिनेटली, क्योंकि वन की इमेज वन, टू की इमेज फोर, थ्री की इमेज नाइन, यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेजेज आ रही है. तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे वन वन फंक्शन. इसको प्रूव करने का तरीका भी ऐसा होता है, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू ऐसा लेके चलो. अब एफ एक्स यदि मेरा एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स वन हो जाएगा मेरा एक्स वन स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर. आई होप दैट इज फाइन. अच्छा, ये जो एक्स वन और एक्स टू है ये मेरे एलिमेंट है किसके? डोमेन सेट के, यानी कि नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर है मेरा डोमेन सेट. अब इस चीज़ को मैं ऐसे कभी मत किया करो कि स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दिया. ऐसा मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा करने से गलतियाँ हो जाती है. मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, -5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा और +5 का स्क्वायर करोगे तो भी 25 आएगा, है ना, दोनों इक्वल. तो इसका ये मतलब थोड़ी नहीं कि आप स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करके लिख दो कि -5 इक्वल टू +5. तो ये प्रैक्टिस ही नहीं रखना, अपने को इस तरह के काम नहीं करना है. इसको कैसे सॉल्व करें? तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 और एक x1 माइनस x2 इक्वल टू 0. ये इसके दो फैक्टर हो गए. तो x1 का एक वैल्यू माइनस x2 आया और x1 का एक वैल्यू x2 आया. ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि x1 निगेटिव आ रहा है, निगेटिव हो नहीं सकता, नेचुरल नंबर है. तो पक्का हो गया x1 इक्वल टू x2. यदि आप ये लेके चलें एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू और आंसर लेके आ जाए एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो पक्का हो गया कि हमारा वन वन फंक्शन है. आई होप दिस इज क्लियर. अब एक फंडा होता है यहाँ पर ऑन टू फंक्शन. उसके पहले ये भी बता देता हूँ कि वन वन का एक नाम और है इंजेक्टिव फंक्शन. ऑन टू किसको बोलते हैं वो भी समझा देता हूँ. ऑन टू फंक्शन, इसका भी फंडा समझ लीजिए. यदि मैं आपको बोलता हूं कि f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर और एफ एक्स इक्वल टू 2x. अब यदि मैं आपको बोलता हूं कि वन की इमेज कितनी, तो वन की इमेज वन का डबल टू, टू की इमेज कितनी, टू का डबल फोर. इज दैट क्लियर? यदि मैं आपसे उल्टा पूछूं कि 5 किसकी इमेज होगी, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा. आप बोलोगे किसी का डबल 5 होना चाहिए तो वो 2.5 होगा, लेकिन 2.5 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है. इसका मतलब 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी की इमेज नहीं होगी, इसकी प्री इमेज मुझे नहीं मिलेगी. इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो प्री इमेज नहीं देते हैं. मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है. ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट किसी की इमेज होना चाहिए. 5 किसी की इमेज नहीं है, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 6 होगा तो उसका आधा 3, लेकिन 7 फिर आएगा उसकी कोई इमेज नहीं होगी. तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं. अब एग्जाम में इस चीज़ को लिखना कैसे वो भी समझा देता हूँ. एफ एक्स की जगह वाई लिख दो, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया 2x, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया y/2, यानी कि x एक एलिमेंट है जो y का आधा है. और यदि मैं y को ऐसा एलिमेंट लेता हूँ 7 जैसा, तो उसका आधा क्या आएगा 3.5, 3.5, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ईच y बिलोंग्स टू कोडोमेन. कोडोमेन किसको बोलेंगे हम? ये वाले सेट को. वी डू नॉट गेट x
बिलोंग्स टू डोमेन, हमें x नहीं मिलता है जो डोमेन को बिलोंग करे, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। यदि आपने फंक्शन अच्छे से पढ़ा है तो ये मेरी बातें समझ आ रही होगी। इट्स जस्ट अ रिविजन सेशन कि एक सेशन में हमको सब कुछ कवर हो जाए। तो ये हमारी बात हो गई वन वन और ऑन टू की। इसका एक नाम और होता है सर्जेक्टिव फंक्शन या सर्जेक्शन, एक ही बात है। और एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंजेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, वन वन, और सर्जेक्टिव फंक्शन किसको बोलते हैं, ऑन टू। तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलाकर के बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी कि कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है तो वो हो जाएगा मेरा बाइजेक्टिव फंक्शन। आई होप दैट इज फाइन। चलिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा यहाँ पर। सपोज करिए एक सेट ए, इसके एलिमेंट हैं बस 1 2, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट भी ए सेट का, दूसरा एलिमेंट भी ए सेट का, तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2। समझ गए ना। रिलेशन हमेशा ए क्रॉस ए जो होता है उसके सबसेट को बोलते हैं। ए क्रॉस ए मीन्स व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका जो सबसेट होता है वो रिलेशन कहलाता है। अब यदि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 1 2 2, ये रिलेशन हो गया, ये इसका सबसेट है। इसमें से कितने भी एलिमेंट लेके सबसेट बनाओ तो वो रिलेशन बन सकता है, ये इसका रिलेशन है। अब रिलेशन में भी रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट होना चाहिए, तो है ना। इसमें 1 1 भी आ गया, ए 2 है तो ये 2 2 भी आ गया, तो ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। आई होप दैट इज फाइन। चलिए 1 1 2 2 1 2। अब बताइए जरा, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? बिल्कुल है, क्योंकि जो चाहिए वो है। एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट ये दोनों मस्ट है, ये होना ही चाहिए। एक होता है सिमेट्रिक रिलेशन, इसमें ये फंडा चलता है कि ए कॉमा बी हो तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। यदि मैं इसमें 2 1 और जोड़ देता हूँ तो नाउ दिस इज सिमेट्रिक। आई होप दैट इज फाइन। तो ये रिफ्लेक्सिव का फंडा, सिमेट्रिक का फंडा, एक ट्रांजिटिव का भी फंडा होता है, वो भी समझा देता हूँ। एक रिलेशन में ले रहा हूँ 1 2 और 2 1। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी, ये नंबर कॉमन होना जरूरी है, इसका सेकंड वाला इसका फर्स्ट वाला। यदि ये रिलेशन में है तो फिर ये ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तो ही अपन बोलेंगे ट्रांजिटिव है। आपने पहले सब पढ़ा है लेकिन फिर रिवाइज हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 1 2 है, 2 1 है, ये कॉमन है ना, लेकिन 1 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 1 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। यदि कोई रिलेशन में तीनों चीज़ें, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। कुछ नहीं करना का, ये लेक्चर मेरा सुन के आप एग्जाम में अपीयर हो जाइए, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीजें मैंने बता दी मैंने। अब आप क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, डिफाइंड ऑन सेट ए इक्वल टू दिस। अब हमारा ओरिजिनल सेट ये है और रिलेशन हमारा ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसमें डेफिनेशन दे रखी है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3x इक्वल टू वाई, वाई को उधर ले लो, या y इक्वल टू 3x लिख सकता हूँ ना मैं। चलिए तो पहले मैं रिलेशन बना लेता हूँ। यदि मैं x को 1 लेता हूँ तो 1 3 जा 3, तो y मेरा 3 आएगा। यदि मैं x को 2 लेता हूँ तो 2 3 जा 6 आएगा। 3 लेता हूँ तो 3 3 जा 9 आएगा। 4 लेता हूँ तो 12 आएगा। 5 3 जा 15 आएगा। 15 मेरे सेट में है ही नहीं क्योंकि ये तो 14 तक जा रहा है, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। अब मैं एक एक करके चेक करता हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर तो ऐसे एलिमेंट होना चाहिए 1 1 2 2, ऐसे एलिमेंट है क्या? नहीं है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में आप चाहें तो एग्जाम में अच्छे से समझा देना। एग्जाम में ऐसे लिखना आपकी a डज नॉट बिलोंग टू आर, इस टाइप के एलिमेंट आर में नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है।
अब अपन ये भी देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है क्या। अब सिमेट्रिक के अंदर देखो, रिलेशन के अंदर ये 1,3 है, क्या उल्टा है क्या 3,1? नहीं है ना। 1,3 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 3,1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है ये। अब ट्रांजिटिव है क्या, अपन ये भी समझ लेते हैं। 1,3 है इसमें और 3,9 है। देखो ध्यान से, ये दोनों को देखो आप, ये कॉमन है ना, ये वाला और ये वाला। तो यदि 1,3 बिलोंग करता है एंड 3,9 बिलोंग करता है रिलेशन को, इट इम्प्लाइज दैट 1,9 बिलोंग करना चाहिए, पर 1,9 तो है ही नहीं इस पूरे के अंदर कहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव, ऐसा अपन बोल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर इज इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट जेड ऑफ इंटीजर। अब जेड यानी कि इंटीजर, इंटीजर मतलब 0 भी आ गया, -1 -2 ये भी आ गए सारे, +1 +2 ये भी सारे आ गए। तो ये हमारा सेट हो गया, सेट ऑफ रेफरेंस जिसकी अपन बात कर रहे हैं। अब एक एक करके फिर अपन चेक करते हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कि x माइनस वाई यदि इंटीजर है तो ऐसे सारे एलिमेंट अपन कंसिडर करेंगे। तो यदि मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो मैं ऐसे ऐसे एलिमेंट ले सकता हूं क्या, 1,1 2,2 बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि 1,1 का जो डिफरेंस है वो भी इंटीजर है। तो आपको ऐसे लेना ही है जिनका डिफरेंस इंटीजर है। 1,1 2,2 3,3 ये सब आएंगे ना इसके अंदर, यस आएंगे डेफिनेटली। अच्छा एक चीज़ बताइए, 1,3 आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 और 3 का डिफरेंस 1 -3 -2 वो एक इंटीजर है, और 1,3 है तो 3,1 भी आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंस भी तो इंटीजर है। चलिए और एक बात बताता हूँ, 1,3 और 3,1 है तो क्या 1,1 आएगा? बिल्कुल आएगा, आ ही रहा है। देखो आप यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि इस एग्जाम्पल में मैंने सब कुछ बता दिया, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें इस टाइप के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, ए टाइप के एलिमेंट बिलोंग करेंगे। सिमेट्रिक भी है, क्यों? क्योंकि बी टाइप का एलिमेंट है यदि रिलेशन के अंदर, इसका मतलब ए टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन के अंदर होगा। और ट्रांजिटिव भी होगा। ये ट्रांजिटिव कैसे होगा ये भी बता देता हूँ मैं। यदि बी एंड सी यदि ये रिलेशन को बिलोंग करता है तो डेफिनेटली सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। कुछ भी एग्जांपल लेके देख लो, जैसे 5,2 और 2,3 ये भी डिफरेंस इंटीजर है, ये भी डिफरेंस इंटीजर है, तो 5,3 भी तो आएगा इसके अंदर, क्योंकि इनका डिफरेंस भी इंटीजर है। तो ये पूरी चीज़ें अपने को समझाना है। और यदि ये तीनों है तो फिर ये डेफिनेटली क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। बस आप लिख लेना अच्छे से एग्जाम में, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि हाँ क्या है। लोग क्या करते हैं, लर्न करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली समझते नहीं है। तो ये नहीं करना है आपको। चलिए, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए एक सेट है, चेक वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो मैं काम करता हूँ, ये R1 रिलेशन, R2 और R3 इसी में समझाता जाता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ मैं रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख देता हूँ मैं सिमेट्रिक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं ट्रांजिटिव। अब सबसे पहले अपन R1 यानी कि इसके लिए चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ये सेट के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, मतलब 1 1 2 2 और 3 3 ये होना चाहिए। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाकी ये एलिमेंट फालतू है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है हमारा, ये वाला? सिमेट्रिक में उल्टा भी होना चाहिए। तो 1,2 है तो इसका उल्टा 2,1 इसमें अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिविटी हो रही है क्या, देखते हैं जरा। 1 1 है और 1 2 है, देखते हैं अपन जरा। 1 1 है और ये 1 2 है, ये कॉमन है ना दोनों, तो 1 2 होना चाहिए, तो है ना, ये तो 1 2 अवेलेबल है। मतलब कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही ट्रांजिटिविटी की, मतलब ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव नहीं है, इसको जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तो फिर बोलोगे कैसे ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ए बी और बी सी टाइप के एलिमेंट है तो ए सी टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। 1 2 है और 2 2 है, देखो ध्यान से जरा, 1 2 है और साथ में 2 2 है, ये सेम है ना, तो 1 2 होना चाहिए, तो ये रहा 1 2, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांजिटिविटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दैट इज फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले सेट की बात करते हैं, सेकंड वाले रिलेशन की बात करते हैं। अब सेकंड वाले के अंदर 1 1 2 2 1 2 और 2 1। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1 1 तो है, 2 2 है, मगर 3 3 नहीं है, तीनों होना जरूरी है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक
वन वन का उल्टा वन वन ही होता है, टू टू का उल्टा टू टू ही होता है, वन टू का उल्टा टू वन है, मतलब ये सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। वन टू और टू वन है तो वन वन होना चाहिए, बिल्कुल है वन वन, तो मुझे नहीं लगता कि ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है, तो ये ट्रांजिटिव है। तीसरा वाले इस रिलेशन की बात करते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव, वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, बिल्कुल सही, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, वन वन का उल्टा वन वन ही होता है, खुद है, टू टू का उल्टा यही होता है, थ्री थ्री, वन टू का उल्टा टू वन, बिल्कुल सही, टू थ्री का उल्टा थ्री टू, मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है क्या, या तो मान लो कि ट्रांजिटिव है, या इसको फेल करके बता दो, मैं आपको फेल करके बताता हूं। इन दोनों को ध्यान से देखो, एक तो ये वन टू और एक ये टू थ्री। अब वन टू है और टू थ्री है, यानी ये टू कॉमन है दोनों में, तो फिर ये वन थ्री भी होना चाहिए था, लेकिन वन थ्री बिलोंग नहीं करता। देखो ध्यान से, वन थ्री कहीं से कहीं तक नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो केयरफुली देखना है कि एक जगह भी ट्रांजिटिविटी फेल हो रही है, मतलब आपको बता देना है कि ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने हैं, तो एक रिलेशन तो मैं ये बना रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, ये तीन तो लेना ही पड़ेंगे, क्योंकि ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट जब तक नहीं लोगे रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना तो रिफ्लेक्सिव भी चाहिए, सिमेट्रिक भी चाहिए और ट्रांजिटिव भी चाहिए। चलिए, तो 1 1 1 2 2 और 3 3 ये तो लेना ही पड़ेंगे, और ये दो इन्होंने बोला है क्वेश्चन देने वाले ने, तो ये भी लेना पड़ेगा 1 2 और 2 1। अब ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिक है, 1 2 है तो 2 1 भी है, सबके उल्टे भी हैं। क्या ये ट्रांजिटिव है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो ये भी है, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इन्होंने बोला है कि ऐसे रिलेशन दो बनेंगे, एक तो ये बना ही दिया मैंने, एक और बनाने का ट्राई करता हूँ, 1 1 2 2 3 3, ये तो लेना ही पड़ेंगे काई के लिए, रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ये दो लेना पड़ेंगे जो इन्होंने बोला है, 1 2 2 1। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा अपना ओरिजिनल सेट क्या है, 1 2 3, तो ये मेरा ए सेट है, तो मेरा ए क्रॉस ए में क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा। ये सब बातें मेरी तब समझ आएगी जब आपके बेसिक क्लियर हैं और ये चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया है, जस्ट इट्स रिवीजन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं क्लियर है ये सब, तो मेरे पिछले वीडियोस हैं जिसमें फंक्शन की ये सब चीज़ें आपको मिलेगी, तो अच्छे से पढ़िएगा, उसको अच्छे से देखिएगा। अब ये पूरा सेट है मेरा, ए क्रॉस है। अब मैं ये इतने सारे तो मैंने ले लिए, ये और ये तो सेम ही है, कुछ डिफरेंट करने के लिए एक एलिमेंट में और बढ़ा लेता हूँ। 1 1 तो देखो ऑलरेडी है, 2 2 है, 1 2 मेरा है क्या इसमें, 1 2 भी है, 1 3 है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पर 1 3 बढ़ाता हूँ। यदि मैं 1 3 लेता हूँ तो मेरे को 3 1 उल्टा भी लेना पड़ेगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं बनेगा, बिल्कुल सही। चलो 1 3 ले लिया तो 3 1 भी लेना पड़ा। अब एक बार ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं, ये 2 1 है और 1 3 है, ध्यान से देखो, ये 1 कॉमन है देखो, तो 2 3 होना चाहिए, लेकिन 2 3 तो कहीं है नहीं, तो 2 3 को भी लेना पड़ेगा, और यदि 2 3 को लेना पड़ा तो उल्टा करो तो 3 2 भी लेना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट तो टोटल ही थे इस ओरिजिनल सेट में, इससे ज़्यादा आ भी नहीं सकते, तो यानी कि ये रिलेशन भी मेरा इक्विवेलेंस बन गया। तो बस एक ये और एक, दो ही बन सकते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट रिलेशन यूनिवर्सल बन गया, अब तो इससे ज़्यादा बड़ा बन ही नहीं सकता, तो ऐसे रिलेशन दो बनेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। If R1 and R2 are equivalence relation in set A, then show that R1 intersection R2 is also equivalence relation. अब इसको प्रूव करके बताना है कि R1 और R2 यदि इक्विवेलेंस रिलेशन है तो R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यदि R1 और R2 इक्विवेलेंस है तो मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या A कॉमा A टाइप के सारे एलिमेंट R1 को बिलोंग करेंगे? यस। एंड क्या A कॉमा A टाइप के सारे एलिमेंट R2 को बिलोंग करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
और यदि ए कॉमा ए R1 के अंदर भी है, R2 के अंदर भी है, तो इसका मतलब ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट R1 इंटरसेक्शन R2 को भी बिलोंग करेंगे। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। इतनी बात तो समझ आ गई होगी। तो ये तो हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव वाला फंडा। अब मैं सिमेट्रिक वाले प्रूव करूंगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 को सिमेट्रिक प्रूव करना है। लेट मैं मान लेता हूं कि A कॉमा B एक एलिमेंट है जो बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, और यदि ये सिमेट्रिक है तो फिर ये B कॉमा है इसका उल्टा भी इसको बिलोंग करना चाहिए, यही प्रूव करना है। तब देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर A कॉमा B यदि बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो फिर ये R1 को भी बिलोंग करेगा और A कॉमा B R2 को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब यदि A कॉमा B R1 को बिलोंग करता है तो B कॉमा A भी R1 को बिलोंग करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड यहाँ भी A कॉमा B R2 को बिलोंग करता है तो B कॉमा A भी R2 को बिलोंग करेगा। इट इम्प्लाइज दैट B कॉमा A किसको बिलोंग करेगा? R1 को भी कर रहा है और R2 को भी कर रहा है। ये लेके चला था मैं और ये लेके आ गया। B कॉमा A बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, देयरफॉर R1 intersection R2 is symmetric. I hope that is clear. अब तीसरी चीज क्या प्रूव करना है कि ये ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो उसके लिए कैसे प्रूव करते हैं? A कॉमा B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। B कॉमा C ये भी किसको बिलोंग करता है? R1 इंटरसेक्शन R2। और प्रूव क्या करना है? A कॉमा C भी बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। तो अपने को ये प्रूव करना है। तब इसको प्रूव करना मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपन कैसे प्रूव करेंगे। चलिएगा, अब A कॉमा B बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि A कॉमा B बिलोंग करेगा R1 को एंड A कॉमा B बिलोंग करेगा R2 को। अच्छा, B कॉमा C किसको बिलोंग करता है? एंड B कॉमा C बिलोंग करता है R1 इंटरसेक्शन R2 को, तो B कॉमा C बिलोंग करेगा R1 को एंड B कॉमा C बिलोंग करेगा R2 को। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए। AB बिलोंग कर रहा है R1 को और BC भी बिलोंग कर रहा है R1 को, और क्वेश्चन में दिया है कि R1 एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब R1 ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। और यदि R1 ट्रांजिटिव है तो AB R1 को बिलोंग कर रहा है, BC R1 को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब AC भी किसको बिलोंग करेगा? R1 को। एंड इसी तरह से यहाँ पर AB बिलोंग कर रहा है R2 को, BC बिलोंग कर रहा है R2 को, तो AC भी किसको बिलोंग करेगा? R2 को। इसका मतलब ये हुआ कि AC यदि R1 में भी है और AC R2 में भी है तो AC बिलोंग करेगा R1 इंटरसेक्शन R2 को। सो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। तो ये मैंने तीनों प्रूव कर दिया कि R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। आई होप दैट इज फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज R इक्वल टू ए बी। माई गॉड, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और ये एग्जाम में बहुत आता है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा। तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये बात चेक कर लेते हैं। मैं कोई भी पेयर लेता हूं इस टाइप का, A कॉमा B टाइप का, जैसे 1 कॉमा 2। क्या ये बिलोंग करेगा R को? डेफिनेटली करेगा, क्योंकि 1 छोटा या बराबर होता है क्या 2 के स्क्वायर से? बिल्कुल होता है। ये 4 है और ये 1 है तो ये से छोटा है। ट्रू है ना? अब आपको लगेगा कि ऐसे तो हर एग्जाम्पल में अपन कर ही सकते हैं चेक। 1 2 बिलोंग करेगा R को, रियल नंबर का सेट। अब यहां पर ये मैंने एग्जाम्पल के अंदर मेरे को दोनों नंबर सेम ही लेना थे ना, तो अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो सेम नंबर लेते हैं दोनों। सॉरी, तो यहां पर मैं 1 1 ले लेता हूँ। क्या 1 1 बिलोंग करेगा R को? क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। ट्रू, बिल्कुल सही, बिलोंग करेगा।
ऐसे तो फिर 2,2 भी करेगा, 3,3 भी करेगा, तो फिर तो ये होना चाहिए था, जबकि ये तो बोल रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। इसका मतलब कुछ तो ऐसा है जो इसको फेल कर रहा है। एक एग्जांपल बताता हूँ, 1/2, 1/2 ये बिलोंग नहीं करेगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होता है, क्योंकि 1/2 छोटा 1/4 से, ये गलत बात है, क्योंकि 1/2 तो बड़ा होता है। तो ये एक जगह भी फेल हो गया तो मतलब फेल हो गया, सारे नंबर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अपने को सिमेट्रिक का चेक करना है। सिमेट्रिक में तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1,4 कुछ भी ले लिया पेयर, क्या ये बिलोंग करेगा आर को? यस करेगा। बट 4,1, क्या 4 छोटा होता है 1 के स्क्वायर से? नहीं, तो ये आर को बिलोंग नहीं करेगा, देयरफॉर ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए हर कुछ नंबर लोगे तो नहीं चेक कर पाओगे, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1,2 क्या ये बिलोंग करता है रिलेशन को? हाँ करता है, क्योंकि 1 छोटा होता है 2 के स्क्वायर से। 2,3 2 भी छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, बिल्कुल ये भी बिलोंग करता है। अब आप बोलोगे सर ये 2 कॉमन है तो ये 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए, तो करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि 1 भी छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, 1 छोटा होता है 3 के स्क्वायर से, बिल्कुल सही है। तो इस अकेले को देख के हम नहीं बोल सकते कि ये ट्रांजिटिव है। दुनिया के तमाम ऐसे केसेस सेटिस्फाई करें तो बोलेंगे ट्रांजिटिव है। तो किसी को बुरा बताने के लिए कोई एक एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो गाइस देखिएगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 4,2 क्या ये बिलोंग करता है आर को? ध्यान से देखो, क्योंकि 4 छोटा या बराबर होता है 2 के स्क्वायर से, बराबर तो होता ही है। और दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 2,√2 ये भी बिलोंग करता है आर को, क्योंकि 2 छोटा है 2 के या बराबर है √2 के स्क्वायर से, ये भी सही है। बट यदि मैं ये लेता हूँ 4 और √2, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 छोटा या बराबर नहीं होता है √2 के स्क्वायर से, ये फेल हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल ये याद रख के जाइएगा एग्जाम के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस ये 4, 2 √2 इस तरह से याद रख लेना, 4, 2 और √2 ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना। 4, 2 और ये 2 तो कॉमन है दोनों में, 2 √2। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये इसको भी अपन ऐसे ही करेंगे, बस सेम टू सेम है, बस इसके अंदर ये क्यूब दे दिया स्क्वायर की जगह। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल लेता हूँ मैं। रिफ्लेक्सिव नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ, क्योंकि 1/2, 1/2 बिलोंग नहीं करेगा। वो एग्जांपल जो पहले लिया था यहाँ भी काम आ जाएगा, क्योंकि 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब नहीं, ये बात गलत है, नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक के लिए भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि 1,2 बिलोंग करता है आर को। 1 छोटा होता है 2 के क्यूब से, बट 2 छोटा होता है क्या 1 के क्यूब से? नहीं, तो ये बिलोंग नहीं करता है, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए भी एग्जाम्पल बड़े आराम से याद रख लेना आप। देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैंने क्या लिए थे एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन में। बस यहाँ √2 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ क्यूब रूट ले लेना। आप ऐसे याद रखना, यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर रूट लेना इसके साथ, और यदि यहाँ क्यूब है क्वेश्चन में तो यहाँ क्यूब रूट लेना। तब देखो 4, 2, क्यूब रूट ऑफ 2, बस ऐसे याद रख लेना। अब ये फर्स्ट 2 ले पहले, तो 4, 2 क्या ये बिलोंग करता है रिलेशन को? करता है, क्योंकि 4 छोटा होता है 2 के क्यूब से। एंड 2, क्यूब रूट ऑफ 2 क्या ये बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है आर को, क्योंकि इसका क्यूब करोगे तो 2 ही आएगा। बट 4, क्यूब रूट ऑफ 2 ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि 4 छोटा या बराबर इसका क्यूब 2 नहीं होता है, गलत। क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब करेंगे तो 2 ही आएगा, तो इसका मतलब नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। बात समझ आ गई? चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन f n गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इंजेक्टिविटी मतलब क्या? 1, 1। अरे यार सीधी सी बात है, 1, 1।
चलिए fx1 इक्वल टू fx2 ऐसे ही लेके चलेंगे ना। x1 स्क्वायर इक्वल टू, अरे ये तो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं एग्जांपल में बना के समझा रहा था। x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, इज दैट क्लियर? चलिए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x1 प्लस x2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x1 माइनस x2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इक्वल टू 0। तो x1 इक्वल टू माइनस x2 और x1 इक्वल टू x2। तो अब आप देख रहे हो कि ये तो हो नहीं सकता, नेगेटिव है, नेचुरल नंबर है सारे यहाँ पर। तो x1 इक्वल टू x2 ये हमारा आ गया 1 1, तो ये 1 1 तो प्रूव हो गया गाइस। अब सब्जेक्टिविटी चेक करना है, यानी कि मेरे को ऑन टू चेक करना है। ऑन टू होगा क्या, पहले तो अपन ऐसे ही देख लेते हैं रफली। 1 की इमेज होगी 1 का स्क्वायर 1, 2 की इमेज होगी 4। क्या 3 किसी की इमेज होगी क्या? नहीं, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होता है। √3 तो नेचुरल नंबर में आता नहीं है, तो पक्का हो गया कुछ फालतू एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। तो ये सब्जेक्टिव तो नहीं है, ऑन टू तो नहीं है, बस केवल समझा के दिखाना है। अब समझा के कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसा लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx को y मान लिया करो। उल्टा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू क्या आ गया, √y। इसका मतलब ये हुआ कि y यदि मेरा नेचुरल नंबर है तो उसका रूट भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, 3 का रूट नेचुरल नंबर नहीं होता, 5 का नहीं होता है। फॉर ईच y बिलोंग टू n वी डू नॉट गेट x बिलोंग टू n। ये फिक्स लैंग्वेज ऐसा लिख लिया करो। देयर फॉर f इज नॉट ऑन टू या नॉट सब्जेक्टिव। इज दैट क्लियर? तो ये इस तरह से अपने को समझाना है, बात समझ आई होगी। Prove that the greatest integer function f r2 r defined by fx equal to this is neither 1 1 nor on 2। ओके, अब पहले तो ये समझा देता हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे 3.1, इसका मतलब 3 होता है, मतलब इसका जस्ट छोटा इंटीजर। इसके अंदर यदि 3.2 लिखा है तो इसका मतलब भी 3 होता है। इज दैट क्लियर? तो इसको देख के ही समझ आ रहा है कि यार ये तो 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 3.1 की इमेज भी 3 आ रही है और 3.2 की इमेज भी 3 आ रही है, तो दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही थी, 1 1 तो नहीं है, पक्की बात है। अच्छा, ऑन टू है कि नहीं ये भी अपन समझ लेते हैं। ऑन टू किसको बोलते हैं कि हर एलिमेंट किसी की इमेज आनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ कि ये सारे रियल नंबर इधर है, इसका मतलब 3.5 भी इसमें आएगा, 4.5 भी आएगा, लेकिन ये तो किसी की इमेज होगी नहीं, क्योंकि हर आंसर यहाँ तो इंटीजर आएगा। तो मतलब ये फालतू एलिमेंट भी यहाँ पर मिलेंगे जो कोडोमेन में नहीं है, मतलब जो किसी जिनकी प्री इमेज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। समझ में तो आ गया। अब एग्जाम में लिखना कैसे ये भी सिखा देता हूँ। 1 1 का तो एग्जाम्पल से ही बता देना कि f 3.1 इक्वल टू 3.1 इक्वल टू 3, f 3.2 इक्वल टू इंटीजर फंक्शन 3.2 इक्वल टू 3। बस यहाँ पे लिख देना कि fx1 और fx2 दोनों बराबर है, बट x1 और x2 दोनों बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। आई होप दैट इज क्लियर। और साथ में ये भी लिख देना कि ईच नॉन इंटीजर नंबर in codomain will not have pre-image, therefore not onto। मतलब जितने भी नॉन इंटीजर नंबर इधर आएंगे 3.5, 4.5, 4.5 कुछ भी, वो किसी की इमेज नहीं होगी, क्योंकि सारी इमेजेस यहाँ पर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाम ही इंटीजर फंक्शन है, तो सारे इंटीजर ही आएंगे। तो जब यहाँ पर नॉन इंटीजर आएंगे ही नहीं तो वो ऑन टू कैसे बन सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। सॉरी, चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसके लिए 1 1 चेक कर लेते हैं कि क्या ये 1 1 है क्या। बहुत सिंपल सा तरीका 1 1 चेक करने का। fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलो। तो fx1 यदि मैं लेता हूँ तो ये 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2।
3 से 3 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर f इज 1 1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है पूरा। चलिए अब अपन बात करेंगे काई की, ऑन टू की बात करेंगे। 1 1 है तो ऑन टू की बात करेंगे। ऑन टू की बात करेंगे तो ऑन टू की बात करने के लिए fx को y लिख दो, y इक्वल टू 3 माइनस 4x, 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाय 4। अब आप देखो हर रियल नंबर यदि मैं लेता हूँ तो 3 माइनस कोई भी रियल नंबर करके 4 से डिवाइड करोगे, इवन आप जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो तो आएगा तो रियल नंबर ही। इसका मतलब ये हुआ कि y यदि बिलोंग करता है रियल नंबर को तो डेफिनेटली x भी किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को। देयरफॉर हर रियल नंबर की प्री इमेज मिलेगी, तो ये आपका देयरफॉर ऑन टू, तो ये फंक्शन मेरा ऑन टू हो गया पक्के से। तो ये तो पहले वाले क्वेश्चन का हो गया। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में फिर 1 1 चेक कर लेते हैं। पहले 1 1 है क्या, अब fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलते हैं, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो x1 के दो आंसर आ जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले किया था मैंने यहाँ पर पिछले वाले एक क्वेश्चन में, ये वाला है ना, ऐसा ही आ रहा ना, इसके दो आंसर आ जाएंगे। एक बार माइनस x2, तो x1 इक्वल टू प्लस x2 भी आ जाएगा और माइनस x2 भी आ जाएगा, और दोनों पॉसिबल है क्योंकि रियल नंबर है यहाँ पर। तो ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1, क्योंकि यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा, दो आंसर आ रहे हैं, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो ये तो बात हो गई मेरी 1 1 की। अब मेरे को चेक करना ऑन टू वाला, तो ऑन टू वाला भी मैं चेक करके बता देता हूँ आपको जल्दी से। इधर देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर fx की जगह y लिख रहा हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, y माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट y माइनस 1, और वो भी प्लस माइनस दोनों। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि मैं y कुछ भी लेता हूँ रियल नंबर, तो क्या मुझे x रियल नंबर मिलेगा, नहीं, कोई गारंटी नहीं। y को जीरो रख के देखो, अंडर रूट में माइनस आ जाएगा, 0 माइनस 1 तो रियल नंबर नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इफ y बिलोंग टू रियल नंबर देन x डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब नेसेसरी नहीं कि वो रियल नंबर आ जाए, देयरफॉर नॉट ऑन टू। तो यहाँ पर नॉट ऑन टू यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो यदि बेसिक फंडे आपके क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप समझ जाओगे इनको। 11th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। f एक फंक्शन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और ये ऐसे डिफाइन करा हुआ है, n ऑड है तो ऐसा बनेगा, इवन है तो ऐसा बनेगा। स्टेट वेदर f इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये चेक करना है कि क्या f बाइजेक्टिव है क्या। बाइजेक्टिव में दोनों चीज आ गई, 1 1 और ऑन टू। तो पहले मैं 1 1 चेक करना बताता हूँ। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, f1, 1 ऑड है कि इवन है, ऑड है, तो इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 बाई 2 1, आंसर आया 1। f2, 2 ऑड है कि इवन है, इवन है, तो इवन वाले में हमारा n यदि इवन है तो ये बनेगा n बाई 2, तो 2 बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि 1 की इमेज भी 1 और 2 की इमेज भी 1, तो ये तो 1 1 नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। 1 1 तो नहीं है, पक्का हो गया। अब मैं आपको ऑन टू का बताता हूं चेक करके। लेट n बिलोंग्स टू कोडोमेन। सपोज करो एक नंबर है n जो कोडोमेन को बिलोंग करता है। कोडोमेन समझते हो ना, ये वाला, एंड इट इज ऑड नंबर। मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि n एक ऑड नंबर है और वो किसको बिलोंग करता है, कोडोमेन को। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इसकी प्री इमेज अंदर होना चाहिए इधर, यस नो। अब मुझे एक चीज बताइए कि यदि n ऑड है, इसका मतलब इफ n इज ऑड तो 2n माइनस 1 भी ऑड होगा। चाहो तो चेक करके देख लो, 1 2 जा 2 माइनस 1, 1 2 2 जा 4, कुछ भी ले लो n ऑड, तो ये भी ऑड होगा। और यदि ऑड है तो इसकी इमेज ऐसे निकालेंगे, f2n माइनस 1 इक्वल टू, इसकी जगह
यहाँ n की जगह 2n माइनस वन प्लस वन बाई टू, तो ये आ गया मेरा n। इसका मतलब ये हुआ कि n जो मैं सोच रहा था कि वो कोडोमेन का एक एलिमेंट है और वो एक ऑड नंबर है, तो वो डेफिनेटली 2n माइनस वन इस टाइप के नंबर की इमेज होगी है। इसी तरह से यदि मैं सोचूं कि लेट n बिलोंग्स टू कोडोमेन, मान लो n कोडोमेन को बिलोंग करता है एंड इट इज इवन, देयरफॉर 2n इज आल्सो इवन। यदि n इवन है तो 2n भी इवन होगा, और f2n क्या हो जाएगा, इवन के केस में आधा करते हैं तो ये n हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरा नंबर ऑड है तब वो किसी की इमेज है, और वो इवन है तो भी किसी की इमेज है। यानी हर हालत में वो नंबर कुछ भी हो कोडोमेन का, वो किसी न किसी की इमेज है। इसका मतलब कोडोमेन में कोई फालतू एलिमेंट नहीं है, देयरफॉर f इज ऑन टू। तो ये फंक्शन 1 तो नहीं था, मगर ये ऑन टू है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जिनको और नंबर लेके समझना है तो भी मैं समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, 1 की इमेज ये निकाली थी मैंने 1, 2 की इमेज वो भी 1 है, देखो वो भी 1 आई। 3 की इमेज 2, 3 प्लस 1 4 बाई 2, 4 की इमेज 4 का आधा वही 2। तो इस तरह से आप देखो हर एलिमेंट ये 2 की इमेज आ रही है, मतलब हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है। तो इसका मतलब ये ऑन टू है, पर 1 नहीं है क्योंकि 2 की एक इमेज है। तो ये सारी चीज़ क्लियर हो गई। पर ये इतना सा ऐसे समझाओगे तो पूरे मार्क्स एग्जाम में मिलते नहीं है, तो ये पूरी कहानी, पूरी झांकी या कुछ भी बोल दो, ये पूरी फॉर्मेलिटी आपको करना पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन? यस, फाइंड GOF एंड FOG। ये जो फंक्शंस है कंपोजिट फंक्शन, इनका फंडा आपको पता ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। GOF का मतलब होता है G ऑफ F ऑफ X। ये इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका था। अब G ऑफ Fx क्या है, ये रहा मॉड X। अब G ऑफ मॉड X, अब G ऑफ X ये है, तो G ऑफ मॉड X यानी जहाँ जहाँ X है वहाँ मॉड X रखना, तो 5 मॉड X माइनस 2। बस ये आंसर आ गया, ये GOF हो गया। और क्या निकालने का बोला इन्होंने? FOG। FOG भी निकाल के बता देता हूँ, FOG यानी कि F ऑफ G ऑफ X, इसी को शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं FOG। अब F ऑफ G ऑफ X, अब GX कहाँ, ये रहा GX, मॉड के अंदर 5x माइनस 2 मॉड A। अब देखो Fx क्या है, मॉड X है, तो ये F के साथ ये पूरा है, तो मॉड के अंदर ये पूरा आ जाएगा, मॉड 5x माइनस 2। अच्छा, डबल मॉड हो तो एक ऊपर वाला हटा दिया करो। मॉड कोई चीज़ को पॉजिटिव कर देता तो वापस से मॉड लगाओगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहना है, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो आंसर आ गया 5x माइनस 2। तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। इससे ये भी समझ आता है कि FOG अलग चीज़ होती है, GOF अलग चीज़ होती है, दोनों के आंसर अलग अलग आते हैं। FOG इज नॉट इक्वल टू GOF, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरे वाह ये भी सेम टाइप का है। फाइंड GOF एंड FOG इफ Fx इक्वल टू दिस एंड Gx इक्वल टू दिस। पहले GOF निकाल लेते हैं, तो GOF यानी कि G ऑफ F ऑफ X, G ऑफ F ऑफ X, कहाँ है Fx, ये रहा 8x क्यूब। अब G ऑफ ये, अब Gx क्या है, x की पावर 1/3 यानी कि 8x क्यूब की पावर 1/3, यही करना पड़ेगा। यानी कि 8 की पावर 1/3 इंटू एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसल, 8 का क्यूब √2 होता है, तो आंसर आ गया मेरा 2x। तो ये मेरा बन गया GOF। अब मेरे को निकालना है FOG। FOG यानी कि F ऑफ G ऑफ X, तो ये मेरा आ जाएगा F ऑफ GX क्या है, x की पावर 1/3। अब Fx का 8x क्यूब, तो 8x की जगह x की पावर 1/3 और फिर इसका क्यूब ऐसा, तो ये 3 से 3 कैंसल, तो फाइनली कितना आया 8x। तो ये मेरा GOF आया था और ये मेरा FOG आया था। आई होप दैट इज फाइन, बात समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। Fx इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4x 2/3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि होना चाहिए।
ठीक है भैया। शो दैट एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये प्रूव करना है। फाइंड इनवर्स ऑफ एफ, अच्छा दोनों चीजें करनी है, ठीक है। एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ ओ एफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स, यही है ना, शॉर्ट में ऐसा बोलते हैं। यानी कि एफ ऑफ एक्स मतलब ये पूरा 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। चलिए अगली स्टेप में, ये f के साथ है पूरा, तो ये एफ एक्स यदि ये है तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये लिखना पड़ेगा पूरा। तो 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 इक्वल टू एलसीएम में 6x माइनस 4, तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाय, यहाँ एलसीएम 6x माइनस 4, 6 4 ज़ा 24x प्लस 18 माइनस 4 इंटू 6 24x माइनस माइनस प्लस 16, ये इससे कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल हो रहा है, 12 से 12 कैंसिल, तो 16x प्लस 18x कितना आ गया, 34x डिवाइडेड बाय 24x से 24x गया और 16 प्लस 18 34, ये भी कैंसिल, तो फाइनली x आ गया। यही तो प्रूव करना था, एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स। फाइंड इनवर्स ऑफ f, अब मुझे f का इनवर्स भी निकालना है, तो f का इनवर्स भी निकालना सिखा देता हूँ मैं, कैसे करना वो भी देख लीजिएगा ज़रा जल्दी से। अब f का इन्वर्स हमको निकालना है तो हम क्या करें, सबसे पहले f इन्वर्स x को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y। f इन्वर्स x ही निकालना है ना, तो इसको मैंने मान लिया y। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू एफ वाई, यही फंडा होता है इन्वर्स का। इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स यदि ये तो एफ वाई क्या हो जाएगा, 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4, और मेरे को तो y निकालना है, एफ इनवर्स x तो मेरा y है, तो इसको सॉल्व करके मैं y निकाल लूँगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये मेरा बनेगा 4y प्लस 3 इक्वल टू 6xy माइनस 4x। चलो y निकालना है तो y वाली टर्म एक तरफ, 4y माइनस 6xy इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3, और y कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस 6x इक्वल टू माइनस 4x माइनस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 6x है ना, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम, बस यही तो आंसर है। तो ये मेरा आंसर आ गया। आई होप दैट इज क्लियर। कुछ नहीं करना, केवल एफ इनवर्स एक्स को y लिख के सॉल्व करते जाओ तो आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनली मेरा आंसर आ गया। और सिंप्लीफाई करना मन करता है आपका, कर सकते हो। कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको उल्टा लिख सकते हैं, ऊपर दोनों को प्लस कर दो तो 3 प्लस 4x हो गया है, माइनस से ऊपर को मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 6x माइनस 4 हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता। y मतलब क्या, वही आपका एफ इनवर्स एक्स। तो इस तरह से मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 15, f एक फंक्शन है और ये शो करना है कि f मेरा इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 भी है और 1 2 भी है, और ये इसका इन्वर्स होगा। तो ये सारी चीज़ हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं, इस क्वेश्चन में इसको प्रूव करके बता देता हूँ कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 प्रूव करना पड़ेगा मेरे को। 1 1 के लिए स्टार्टिंग कैसे करनी पड़ती है, fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। ये आपका fx है तो ये मेरा बनेगा 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5, 5 से 5 कैंसल, 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। 9 कॉमन ले लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 6 कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। 9 इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। फिर से क्या कॉमन है इसके अंदर, x1 माइनस x2 कॉमन है, तो अंदर मेरा आ जाएगा 9 इंटू x1 प्लस x2
प्लस 6 इक्वल टू 0। तो या तो x1 माइनस x2 जीरो होगा या फिर ये पार्ट जीरो होगा। ये तो सोचो ही मत कि ये जीरो होगा, क्योंकि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है, डोमेन के नंबर सारे पॉजिटिव रियल नंबर है, क्वेश्चन में ही दिया है। ये पॉजिटिव, ये इंटू 9 प्लस 6 ये सब पॉजिटिव है, तो ये तो जीरो पक्के से नहीं होगा। 9 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6 इक्वल टू 0, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, तो पक्का हो गया x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर f इज 1 1। तो ये पक्का हो गया कि ये फंक्शन मेरा 1 1 है, 1 1 प्रूव हो गया। इन्वर्टिबल के लिए और क्या प्रूव करना पड़ता है? ऑन टू प्रूव करना पड़ता है, तो वो भी करके दिखा देता हूँ। ऑन टू प्रूव कर देते हैं, इसको y लिख लेते हैं, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। इसको सॉल्व करके x निकालने से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके यहाँ प्लस कर देता हूँ। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह कितना 5 प्लस वाई, और ये माइनस भी है साथ में, तो माइनस माइनस कितना हो गया यहाँ प्लस, डिवाइडेड बाय 2 है, तो डायरेक्ट लिख दूँ यहाँ पर 18। तो x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये मेरा 36 है, ये भी मेरा 36 है, 9 4 जा 36 को कॉमन लेके बाहर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ 1 प्लस 5 प्लस वाई बचा, होल डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरा बनेगा माइनस 6 प्लस माइनस 6 रूट 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 18। तो x इक्वल टू बनेगा मेरा 6 कॉमन ले लो तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 18। तो ये मेरा 3 हो गया। अच्छा, मैं यहाँ माइनस ले नहीं सकता क्योंकि दोनों माइनस होंगे तो पूरा नंबर माइनस का x हो जाएगा, और x नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि x तो मेरा डोमेन सेट में है और डोमेन सेट के नंबर सारे पॉजिटिव रियल नंबर है। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, x का वैल्यू में प्लस लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब आप सोच के देखो कि क्या y का हर नंबर मुझे x डोमेन सेट का नंबर देता है क्या पॉजिटिव। अब y का वैल्यू मैं कम से कम कितना ले सकता हूँ, क्वेश्चन में देखो जरा, कम से कम -5 ले सकता हूँ मैं, और यदि मैं -5 लेता हूँ उससे तो बड़े ही नंबर आएंगे, तो -5 प्लस 6 कितना आएगा, पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है, -5 प्लस 6 यानी कि 1 का रूट 1, 1 माइनस 1 0/3 0। जीरो चलेगा क्या, क्या जीरो है क्या मेरा डोमेन सेट के अंदर? क्वेश्चन में -5 कौन से ब्रैकेट में दिया, क्लोज ब्रैकेट के अंदर दिया है, और यहाँ पर मैं r प्लस, जस्ट मिनट, -5 यदि मैं लेता हूँ तो मेरे को यहाँ पर मिलेगा -5 प्लस 6 यानी कि 1 का रूट 1 माइनस 1 0/3 0। तो मुझे x का वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगा, मिनिमम से मिनिमम। तो यहाँ पर r प्लस जो लिखा है ना, इसको और अच्छे से डिफाइन करना चाहिए था इनको। r प्लस इज सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन निगेटिव, सॉरी। तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये अच्छी तरह से पूरा क्लियर हो गया। ये सिंबल है r प्लस, जो कि किसके लिए दिया है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स, मतलब जीरो भी चलेगा और पॉजिटिव भी चलेंगे यहाँ पर। और -5 से बड़े बड़े नंबर लोगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं है। तो ये तो हो गया आपका, देयरफॉर फॉर ईच y बिलोंग टू कोडोमेन वी गेट x बिलोंग टू डोमेन, देयरफॉर ऑन टू तो है ये, और 1 1 पहले ही प्रूव कर चुके थे, 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका इन्वर्स ला के दिखा देना है, तो नथिंग न्यू, f इनवर्स x, लेट f इनवर्स x इक्वल टू y। तो f इनवर्स x निकालना है, उसको मैंने एज्यूम कर लिया y, तो x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, fy, और fy क्या होगा, fx दे रखा है क्वेश्चन में, ये fx है, तो fy बस जहाँ जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5। इज दैट क्लियर?
अब आप देखो ये वैसा का वैसा ही इक्वेशन आ गया क्या जो पहले अपन ने लिया था। ये देखो वही है, ये y इक्वल टू है और ये x इक्वल टू है, बस इंटरचेंज हो गए x और y, नथिंग न्यू। तो यदि ये इंटरचेंज हो गए x और y तो हमारा जो आंसर आया था उसमें भी x और y इंटरचेंज कर दो। क्या आया था, यहाँ पर हमारा x आया था ये, तो x की जगह y और y की जगह x कर दो। तो y इक्वल टू रूट ऑफ 6 प्लस एक्स माइनस 1/3। y कौन था, f इनवर्स x को ही तो अपन ने y माना था। रूट 6 प्लस एक्स माइनस 1/3। देखते हैं क्वेश्चन में यही लाना था क्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है, f इनवर्स y ये होना चाहिए, ठीक है। तो f इनवर्स x निकाल लिया मैंने, तो कोई बात नहीं, f इनवर्स y निकाल लेते हैं। देयरफॉर f इनवर्स y रूट 6 प्लस वाई माइनस 1/3। तो आपको लग रहा होगा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया, बट डोंट वरी, पर हर चीज़ समझ के करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। किताबों में तरह तरह से अलग अलग तरह से लिखा होगा, 2 स्टेप ज़्यादा लगे चलेगा, आप समझ के करिए, अच्छी चीज़ अच्छे से करिए उस चीज़ को। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। f is a function from R to R given by fx equal to this, then find f o f। सिंपल क्वेश्चन है, f o f यानी कि f of x। ये मेरा fx है। अब फिर से fx मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये चीज़ लिखना है मेरे को। तो ये 3 माइनस इस x की जगह ये पूरा लिखना है जो कुछ है यहाँ पर। ये पूरा ये x है और इस पे क्यूब अलग है, और फिर वापस इसके ऊपर ये पावर है 1/3। तो देखो ये वाले 3 से ये वाला 3 तो बड़े आराम से गया मेरा। अब क्या बचा, 3 माइनस एक्स क्यूब और फिर इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1/3। तो यह आ जाएगा 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पावर 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो एक्स क्यूब पावर 1/3। 3 से 3 कैंसल, तो फाइनली क्या आ गया, एक्स आ गया। यही मुझे प्रूव करना था। दैट्स इट, आई होप दैट इज़ क्लियर। तो ये बेसिक सारे क्लियर हो गए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर कवर करवा दिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा।